डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 27 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। मैं डेली 5 एमसीक्यू कराती हूँ करंट अफेयर्स के, जो पीआईबी और द हिंदू में आई हुई न्यूज़ से बनाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और कंसेप्ट इन सवालों में होता है, जो किसी भी परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। और हमेशा सवाल इस टाइम पेपर में ऐसे ही बन रहे हैं, जो चीज़ करंट में चल रही है उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी एकदम कंप्लीट तैयारी होती रहेगी। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। और जब पूरा महीना अक्टूबर का कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी पीडीएफ 1 महीने की आपको दे दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन ज़रूर कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस देश में नए संविधान के लिए जनमत संग्रह कराया गया है? तो आपको बताना है कि हाल ही में किस देश में नए संविधान के लिए जनमत संग्रह कराया गया है। तो राइट आंसर है आपका चिली में जनमत संग्रह कराया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सेबेस्टियन पिनेरा। और यहाँ की कुछ और खासियत है, क्योंकि यहाँ विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पाई जाती है एंडीज, वो भी चिली में भी है। और दक्षिण अमेरिका की जो सबसे विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है एंडीज, तो उसका विस्तार चिली में भी है। और ये विश्व का तांबा उत्पादक देश भी है प्रमुख। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आज का पहला सवाल है। मैं डेली 2 सवाल भी पूछती हूँ आप लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका आंसर मैं अगले दिन देती हूँ। तो आज का पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर चुक्की कमाटा किस देश में स्थित है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, किस देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने भूकंपीय जोन हैं? तो वर्तमान में जो कितने भूकंपीय जोन हैं वो आपको बताना है। तो फिलहाल भारत में 4 भूकंपीय जोन हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये चर्चा में क्यों है कि हिमालय में हाल ही में एक नए विवर्तनिक क्षेत्र, यानी जो भूकंपीय प्रोन एरिया है उसकी जो है उसको घोषित किया गया है नया, जो पहले लॉक्ड जोन में आता था, यानी यहाँ पे भूकंप नहीं आते थे, लेकिन अभी वो भूकंप प्रोन एरिया घोषित किया गया है। सिवनी क्षेत्र या सिंधु सिवनी क्षेत्र है ये। बेसिकली हिमालय में 3 जोन है, इनमें मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है और मेन फ्रंटल थ्रस्ट है। अब तक की स्थापित मान्यता के अनुसार मेन फ्रंटल जो थ्रस्ट को छोड़कर बाकी सभी थ्रस्ट बंद थे, यानी जो मेन फ्रंटल थ्रस्ट है उस इलाके में ही भूकंप आते थे और जो बाकी में नहीं आते थे। लेकिन जो अभी जो क्षेत्र खोजा गया है सिवनी क्षेत्र या सिंधु सिवनी क्षेत्र, ये मेन फ्रंटल थ्रस्ट से अलग का क्षेत्र है, जहाँ पे भूकंप आने की संभावना है या भूकंप आ सकते हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट चर्चा में था। तो भारत में इस टाइम 4 भूकंपीय क्षेत्र हैं, 4 जोन हैं भारत में। वैसे पहले 5 थे, लेकिन फिलहाल भारतीय मानक ब्यूरो ने पहले और दूसरे को मिलाकर 1 कर दिया, इसलिए 4 बचे हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टार्स परियोजना का संबंध है, तो जो स्टार्स परियोजना है आपकी, इसका संबंध है आपका शिक्षा से। ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, इस पर बहुत दिन से बात चल रही है। नई शिक्षा नीति में भी इसकी बात की गई थी। और इस योजना में जो एजुकेशन रिफॉर्म की बात है, तो इसमें जितने भी एजुकेशन के एस्पेक्ट हैं उन सभी पे इसमें जोर दिया जाएगा, चाहे वो पढ़ाने का तरीका हो, पाठ्य करिकुलम हो, या टीचिंग मेथड हो, या जो शिक्षा से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, ये सारी बातें इस योजना में कवर की जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके 15% जो इसका फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक करेगा, वर्ल्ड बैंक द्वारा। बाकी जो 53% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और जो इससे बाकी बचेगा वो अदर स्टेट का पार्ट होगा। तो 53 जो परसेंट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इस तरह वर्ल्ड बैंक का इसमें 15% योगदान है। ये पूछा जा सकता है, कथन भी पूछा जा सकता है ये बोल के कि ये सेंटर और स्टेट का इसमें योगदान है केवल, ऐसा नहीं है, इसमें वर्ल्ड बैंक का भी योगदान है। और ये शिक्षा से संबंधित है, और इसकी शिक्षा नीति में इसका उल्लेख किया गया था, जो नई शिक्षा नीति आई है हाल ही में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमालयन ब्राउन बियर आईयूसीएन की रेड लिस्ट की किस श्रेणी में आता है? तो हिमालयन ब्राउन बियर है, ये जो आता है आईयूसीएन की रेड लिस्ट जो निकलती है, उसमें 9 श्रेणियाँ होती हैं। तो उस 9 श्रेणी में से ये किस में आता है? तो ये आता है सुविध में, यानी वल्नरेबल में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और जो 1972 की जो लिस्ट है अपने यहाँ की, तो उसके शेड्यूल 1 में ये आता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इस पर एक रिपोर्ट जारी हुई है 2-3 दिन पहले, और जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है कि 2050 तक 73% क्षेत्र में इसका जो आवासीय क्षेत्र है वो खत्म हो जाएगा हिमालय क्षेत्र में। और ये हिमालय क्षेत्र का सबसे प्रमुख मांसाहारी जीव है। और ये यहाँ पे यही आपको याद रखना, आईसीएन का इसकी कैटेगरी है वो वल्नरेबल है। और 1972 की जो शेड्यूल है उसमें उस शेड्यूल 1 में इसका उल्लेख किया गया है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये मिलता है। अगला प्रश्न है आज का जो दूसरा सवाल है, दूसरा जो सवाल है इसमें है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेट आपको बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के कारण चर्चा में रही विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है। देखिए ये क्यों चर्चा में है, इससे अभी अमेरिका और ब्रिटेन में कुछ यूनिवर्सिटी और संस्थाओं द्वारा रिसर्च की जा रही है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है उनमें कोविड-19 के जो
होने की संभावना है वो ज़्यादा है, या उनको कोविड-19 होता है तो उन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये अभी रिसर्च है, लेकिन ये बहुत चर्चा में है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। तो और जिनमें विटामिन डी की कमी नहीं है, डेफिशिएंसी विटामिन डी की नहीं है, उन पे कोविड-19 का उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। इसलिए विटामिन डी है, ये बहुत चर्चा में है इस टाइम। तो विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विटामिन डी 2 तरह की होती है, एक होती है आर्गे कैल्सीफेरॉल, एक होती है आर्गे कैल्सीफेरॉल, एक होती है कोलो कैल्सीफेरॉल। जो कोलो कैल्सीफेरॉल है ये आपकी सिर्फ सनरेज से मिलती है और ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए धूप में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। और विश्व भर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मिलती है सभी लोगों में, क्योंकि सब लोग धूप में नहीं बैठते। कुछ लोग काले होने की वजह से नहीं बैठते, कुछ के इलाकों में धूप नहीं है और जिनके इलाकों में धूप है वो धूप में काले होने की वजह से नहीं बैठते। लेकिन जो कोलो कैल्सीफेरॉल है ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एसेंशियल है, वेरी बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये केवल धूप से मिलेगा, तो इसकी कमी होने पर बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा, और ये बहुत चर्चा में है, ये पूछा जा सकता है। तो कल आज के 2 सवाल आपको बताने, कल के 2 सवालों का आंसर मैं देखती हूँ आपको, जो कल मैंने पूछे थे 26 को जो पूछे गए थे। तो उसमें पहला सवाल था शूल पांडेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस प्रांत में स्थित है? तो ये आपके गुजरात में स्थित है, जहाँ पे भारत का पहला सी प्लेन सर्विस प्रारंभ जो की गई है, उसके बगल में ही यहाँ से 2.1 किलोमीटर दूर ही ये शूल पांडेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लेकिन यहाँ जो सर्विस शुरू की गई है, यहाँ पे लैंडिंग ग्राउंड है प्लेन का, वहाँ से ये 2.1 किलोमीटर है। तो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उस पर इफेक्ट होगा, लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एनजीटी का जो अधिसूचना है 2006 वाली, उसके अंतर्गत वो परियोजना आती है, तो जिसपे कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन फिर भी इफेक्ट इस लोग यहाँ के वाइल्ड लाइफ पर पड़ेगा, तो इसलिए चर्चा में था। और ये गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो शूल पांडेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपकी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ती है। अगला प्रश्न था कल का, भारत ने आईएलओ के 8 अवसरों में से कितने अवसरों की पुष्टि कर चुका है? ये वैसे मैंने कल भी आपको बता दिया था, 8 में से भारत ने अब तक 6 की अभी पुष्टि कर दी है, 2 बचे हैं, 2 की नहीं की है। तो ये कल के सवाल थे। तो कल आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।